हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंपोनेंट एंड प्रॉप्स। तो शुरुआत करते हैं अपन। कंपोनेंट लेट यू स्प्रेड द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रियूजेबल पीसेस। थिंक अबाउट ईच पीस इन आइसोलेशन। दिस पेज प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू द आइडिया ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का बहुत छोटा सा मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज बनाई, उसको बार बार यूज कर रहे हैं, उसके हर एक पीस को अपन बार बार यूज कर रहे हैं। हर एक पीस से क्या मतलब है? हर एक पीस से सिर्फ इतना मतलब है, एक वेबसाइट के अंदर नंबर ऑफ चीजें होती हैं। जैसे उस फटर होता है, नैप बार होता है, मेन्यू होता है, साइड बार होता है, कार्ड होते हैं, कैराजोल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हर एक चीज को आप एक ही फाइल के अंदर सब कुछ लिख दोगे, कितना बसड़ जैसी हो जाएगी ना। लेकिन वो बसड़ अपन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? कंपोनेंट का यूज करते हैं। कंपोनेंट किस लिए यूज होता है? अपन ने एक अलग कंपोनेंट बनाया फटर, उस फटर को अपन ने लाके केवल उसको कॉल कर लिया। क्या कर लिया? कॉल कर लिया। अब वो कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल तो अपन फंक्शन को करते हैं ना। तो बिल्कुल वही बात है कि कंपोनेंट जो है पूरी तरीके से जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली कंपोनेंट आर लाइक जावास्क्रिप्ट फंक्शन, दे एक्सेप्ट आर्बिट्ररी इनपुट जिसको प्रॉप्स बोला जाता है, एंड रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट डिस्क्राइब व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपोनेंट होते हैं पूरी तरीके से जावास्क्रिप्ट फंक्शन होते हैं, वो आर्बिट्ररी इनपुट को लेते हैं, जिसका मतलब होते हैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर उसको प्रॉप्स बोला जाता है, एंड रिटर्न रिएक्ट एलिमेंट डिस्क्राइब व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। वो चीज हमें बताती है। रिटर्न जब हमें आता है, उस फंक्शन के द्वारा कुछ रिटर्न होके जब हमें आता है, तो वो चीज हमें बताती है कि स्क्रीन के ऊपर क्या चीज दिखाई देनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ इसको। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में अपन क्या कर देते हैं? अपन ने फंक्शन बनाया, कोई भी सम नाम से अपन ने फंक्शन बना लिया, मान के चलिए। इसके अंदर अपन ने दो वैल्यू लेते थे, ए और बी, और इसके बाद अपन ने करली ब्रैकेट लगाया, एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर ए प्लस बी की वैल्यू को स्टोर किया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न क्या है? फंक्शन है, तो रिटर्न कर दिया सी की वैल्यू, और अपन ने करली ब्रैकेट बंद कर दिया। बिल्कुल सेम इस तरीके से अपन अप्लाई करते थे ना फंक्शन को। बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर, सेम चीज सब कुछ रिएक्ट जेएस के अंदर होता है। मतलब पूरी रिएक्ट जेएस ही इस टॉपिक के ऊपर बेस है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो आप आसानी से आगे की रिएक्ट जेएस भी अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसको बोला जाता है कंपोनेंट। क्या बोला जाता है? कंपोनेंट। यहाँ पे जो इनपुट है इसको बोला जा रहा है प्रॉप्स, और जो यहाँ पर रिटर्न होके आएगा, वो हमें दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर विजुअल। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात होती है। इसी को पूरे को घुमा फिरा के पता नहीं क्यों बताते हैं लोग, लेकिन उसको छोड़ा अभी अपन डायरेक्ट अपन वीएस कोड पे चलते हैं। और वीएस कोड पे जाने के बाद app.jsx फाइल के अंदर, जिसके अंदर पूरा डेटा आएगा। सबसे पहले अपन इसको वाइट को npm run dev करके मैं चला चुका हूँ, तो ऐप जो है अपन को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अभी। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं। src के अंदर एक कंपोनेंट बनाते हैं, नया फोल्डर, इसका नाम component कंपोनेंट। इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं। अब इस फाइल का आप ध्यान रखना, जब भी आप फाइल नेम लेना तो उसका पहला लेटर कैपिटल देना, उसके बाद बाकी के आप स्मॉल लेटर दे सकते हैं। और क्योंकि अपन वाइट जेएस के साथ रिएक्ट जेएस को सेटअप करके चला रहे हैं, तो अपन को जो फाइल का एक्सटेंशन है वो हमेशा JSX ही देना पड़ेगा। JSX देने से जो हमारी फाइल है वो समझ जाती है कि अपन रिएक्ट जेएस का कोड इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं RFCE लिख के इंटर दबाऊंगा, जिससे अपना कोड आ जाएगा। वो किससे आया? बहुत ही सिंपल एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है ES7 रिएक्ट प्लस रिडक्स। ये वाली एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना, आपके VS कोड में भी ऐसा शो होने लगेगा। अब बन गया ये फंक्शन। कैसे पता चला? फंक्शन कीवर्ड है, उसके साथ फंक्ट लगाया है, मतलब फंक्शन का नाम दिया है, वहाँ पे डिफाइन किया है। वो डिफाइन करने के बाद रिटर्न कीवर्ड है, और रिटर्न कीवर्ड के अंदर जो भी है वो स्क्रीन पे दिखाई देगा, जैसा अपन ने बोला था। अब रिटर्न कीवर्ड के अंदर यहाँ तो फंक्ट लगा हुआ है, फंक्ट स्क्रीन पे अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा। अभी क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? ऐप। लेकिन अपन ऐसा चाहते हैं कि ये जो फंक्ट है वो स्क्रीन पे दिखाई दे। कैसे वो दिखाई देगा? तो अब आप बताइए कि जब आप इस फंक्शन को यूज करने की कोशिश करते थे तो आप क्या करते थे? सिंपल अपन एक काम करते थे, जहां पर भी अपन को यूज करना होता था उस जगह पे अपन ने फंक्शन का नाम लिखा और उसको कॉल कर दिया, या फिर इसके अंदर जो भी अपन को वैल्यू देनी है वो वैल्यू अपन इसके अंदर पास कर देते थे। बिल्कुल इसी तरीके से करते थे ना। तो बिल्कुल सेम तरीका अपन यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? app.jsx में आएंगे और यहाँ पे आके अपन
इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। किस तरीके से कॉल करते हैं, यहाँ पे कॉल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बहुत थोड़ा सा। FUNCT एक स्लैश लगाया, इसके बाद इसको बंद कर दिया। फंक्शन तो कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे शो नहीं होगा, बल्कि एरर भी आ सकती है। यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने अभी इंपोर्ट नहीं किया ना, अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अपन जब इंपोर्ट कर लेंगे तो अपन को जो फंक्ट है ना, जो रिटर्न कीवर्ड के अंदर था, वो अब यहाँ पे शो होने लगेगा। देखो होने लगा ना शो। फंक्ट कहाँ पे लगा, फंक्ट लगा हुआ यहाँ पे फंक्ट लगा हुआ है, वो वाला फंक्ट यहाँ पे आ रहा है। पहले कॉल इसने किया और यहाँ पर जो कोड है वो पूरा अपन को स्क्रीन पे दिखाई देगा। ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर जो कोड रहेगा वो वाला पूरा कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ये तो हो गया कि फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को कॉल कर लिया। अब बात करते हैं फंक्शन के अंदर इनपुट किस तरीके से देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर इनपुट दिया जाता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि मैंने टाइटल दे दिया है स्ट्रिंग के फॉर्म में, इसका मैं टाइटल के अंदर देता हूँ, क्या दूँ, जैसे दे दिया मैंने आई लव यू सौम्या। इस तरीके से मैंने कोई भी एक टाइटल दे दिया, ऐसा इसको लिटरली मत समझना। और मैं इसके अंदर गया, मुझे ये वाला टाइटल इसके अंदर शो कराना है, मतलब स्क्रीन पे शो कराना है। अभी देखो स्क्रीन पे आई लव यू सौम्या ऐसा नहीं होगा, मतलब शो नहीं हो रहा है, लेकिन अपन चाहते हैं स्क्रीन पे शो हो, स्क्रीन पे शो हो, अपन ऐसा चाहते हैं। क्यों, क्योंकि अपन ने फंक्शन के अंदर इनपुट दिया है ना, तो अपन ऐसा चाहते हैं। तो उसी चीज को लाने के लिए रिएक्ट जेएस के अंदर एक कीवर्ड पहले से बना दिया गया है जिसका नाम है प्रॉप्स। क्या नाम है, प्रॉप्स। अब प्रॉप्स क्या करता है, प्रॉप्स हमें एक ऐसी सुविधा देता है, वो कहता है कि अगर आपने कुछ इनपुट दे दिया है, उस इनपुट को आप इस फंक्शन के अंदर लिखना चाहते हैं। इनपुट तो दूसरे फंक्शन में दिया ना, मतलब ऐप नाम से जो फंक्शन बनाया उसके अंदर अपन ने इनपुट दिया, उस फंक्शन को अपन को इनपुट देने के बाद इसके अंदर अपन लाना चाहते हैं। तो लाने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉप्स लगाएंगे, प्रॉप्स में डॉट यूज करेंगे, और डॉट के बाद जहां पे आपने जिस नाम से दिया है, जैसे यहाँ पे अपने टाइटल नाम से दिया था, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि टाइटल नाम से दिया है तो टाइटल नाम इधर भी लिखना पड़ेगा, उधर भी लिखना पड़ेगा। अलग अलग नाम नहीं लिख सकते, अलग अलग नाम लिखोगे एरर आ जाएगी। टाइटल को टटल कर दिया, टाइटल को पटल कर दिया, तो वो नहीं चलेगा इसमें। ठीक है ना। अभी क्या शो हो जाएगा आपसे, आई लव यू सौम्या अपना स्क्रीन पे शो हो गया। ठीक है, अब मैं आपको रिएक्ट जेएस की एक और छोटी सी विशेषता बताता हूँ। देखो अपन ने क्या, अभी एक डिव लगा रहे हैं, अपन एक और डिव लगा देते हैं इसके अंदर, एक और डिव मैं लगाता हूँ। लेकिन दूसरा डिव जैसे ही लगाएंगे, देखो लाल कलर का कि ये दिखने लगी ना, डेंजर जैसी रेखा है, मतलब अपने को परेशान करने के लिए लाल कलर की कुछ आ चुका है ना। लाल कलर किसका साइन होता है, लाल कलर होता है खतरे का साइन। तो अभी देखना ये एरर देख देगा, वो बोलेगा भैया एरर दे रहा हूँ, किस लिए, इसके लिए। ये देखो, adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment? ऐसा बोल रहा है कि जितना भी JSX एलिमेंट बोले तो React JS का कोड, React JS का जितना भी कोड है वो एक ही इनक्लोजिंग टैग के अंदर होना चाहिए, एक ही इनक्लोजिंग टैग के अंदर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन JSX फ्रेगमेंट का यूज करते हैं। JSX फ्रेगमेंट क्या होता है, JSX फ्रेगमेंट हमें ऐसा टैग दे देता है जिससे जो हमारा पूरा कोड है, पूरा कोड जो भी हम लिख रहे हैं, अब देखो पूरा कोड इस वाले फ्रेगमेंट के अंदर हो गया ना। ये क्या है, फ्रेगमेंट, ये और ये क्या है, फ्रेगमेंट। पूरा अपना जितना भी कोड है वो इस फ्रेगमेंट के अंदर रहेगा और वो फिर अच्छी तरीके से वहां पे शो हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी शो करता हूँ, क्या करूँ, मैं करता हूँ आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, इस तरीके से मैंने शो कर दिया। तो अब ये चीज़ वहाँ पे शो हो जाएगी, आई लव माई इंडिया एंड आई लव यू सौम्या, ये चीज़ वहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रॉप्स की। अभी पूरी बात नहीं हुई है, थोड़ी हो गई। लेकिन इनपुट के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल स्ट्रिंग अकेला पास कर सकते हैं, यहाँ पे अपन नंबर भी पास कर सकते हैं। क्या क्या पास कर सकते हैं अभी देखेंगे, लेकिन पहले अपन नंबर पास करके देख ले। जैसे ए नाम के वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं 3 वैल्यू पास करता हूँ। अच्छा, वहाँ पे चीज गौर देंगे, ध्यान करेंगे यहाँ पे कि आपको ए नाम का वेरिएबल बनाया, लेकिन आपने लेट, बेर, कॉन्स्टेंट ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर हो रहे हैं, केवल नाम लिख दो उनको और वो डिक्लेयर हो गए। तो यही तो खूबसूरती है रिएक्ट जेएस की, कि रिएक्ट जेएस के अंदर कुछ भी बहुत फालतू की बातें नहीं करनी पड़ती। आई लव माई इंडिया के बाद ही कर देता हूँ ना,
आई लव यू माई इंडिया, 2 करली ब्रैकेट लगाए, करली ब्रैकेट के बाद मैंने किया प्रॉप्स डॉट ए आई लव माई इंडिया, और जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, आई लव माई इंडिया 3। अब बात करते हैं प्रॉप्स टाइप के बारे में। किसके बारे में? प्रॉप्स टाइप्स। तो प्रॉप्स टाइप में जाएंगे तो प्रॉप टाइप को आपको बता दूं कि कितने प्रकार के होते हैं। ऊपर आओ, थोड़ा नीचे जाओ, देखो प्रॉप टाइप अपना एरे भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपन यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर अपन देख चुके हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लास बेस से। किससे? क्लास बेस कंपोनेंट से। लेकिन अभी पढ़ तो रहे हैं अपन फंक्शन बेस कंपोनेंट। अब क्लास बेस कंपोनेंट और फंक्शन बेस कंपोनेंट में जो एक्सेस करने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो गया है रिएक्ट 18 के अंदर। रिएक्ट 18.2.0 के अंदर थोड़ा सा अलग हो गया है, 15-16 तक तो सेम था। देखो अभी क्या करना है, अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से जिस प्रोसेस के अंदर है वो प्रोसेस अपनी रुक जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे npm इंस्टॉल और इसके बाद PROPTYPES prop टाइप्स, और इसको इंटर दबाएंगे तो अपने उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉप टाइप इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद अपन npm रन डेव करके इस प्रोजेक्ट को चला लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब अपन यहाँ पे प्रॉप टाइप को इंक्लूड कर सकते हैं IMPR लिख के। IMPR लिखने से ही अपन इसको इंपोर्ट, अरे यार क्यों नहीं हो रहा इस बार, IMPT लिखना था, सॉरी, इंपोर्ट प्रॉप टाइप्स लिख के अपन इसको कर सकते हैं। लेकिन इसको इंपोर्ट करने से अपन को फायदा क्या होगा मैं बता दूं। दो, जब भी आपको प्रॉप टाइप का मतलब क्या होता है कि प्रॉप टाइप आपको बताता है कि इतने प्रकार का डेटा आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और सुविधा देता है। क्या सुविधा देता है? इसमें आप बता सकते हैं कि जो हमारा डेटा है, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो किस प्रकार का होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, उस कंपोनेंट का नाम लिखना है जिस कंपोनेंट के अंदर अपन काम कर रहे हैं। अपन फंक्ट कंपोनेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो फंक्ट लिख दिया। उसके बाद प्रॉप टाइप के अंदर P हमेशा स्मॉल लेटर में, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रॉप टाइप्स, इसके बाद इक्वल टू का साइन, इसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद जो आपने इनपुट दे रहे हैं, जैसे अब मैंने टाइटल नाम से यहाँ पे दिया था, तो अपन क्या करेंगे, प्रॉप टाइप्स डॉट, अभी स्ट्रिंग होना चाहिए, देखना स्ट्रिंग, सॉरी ये स्मॉल लेटर में था, तो प्रॉप टाइप डॉट स्ट्रिंग। अपन ने ऐसा बता दिया कि अपना जो प्रॉप टाइप्स है वो हमेशा स्ट्रिंग ही होना चाहिए जो टाइटल आ रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, आई लव माई इंडिया, जैसे अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि फंक्ट डिक्लेयर प्रॉप टाइप इंस्टीड ऑफ प्रॉप टाइप्स। इसमें वार्निंग आ रही है, कंपोनेंट फंक्ट डिक्लेयर प्रॉप टाइप्स इंस्टीड ऑफ प्रॉप टाइप्स। अच्छा कहाँ पे, अच्छा इस जगह पे ये वाला दिक्कत आ रहा था, लेकिन अभी नहीं आएगा। अभी फिर से अगर मैं इसको रीलोड करूं, अब इसके अंदर आ रहा है अनकोड रेफरेंस एरर, प्रॉप टाइप्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इस जगह पे बता रहा है। तो अपन को क्या करना है, इसको स्मॉल लेटर में कर देना है बस। अभी ये भी एरर अपनी चली जाएगी। इसको करता हूँ रीलोड। अरे अब कहाँ पे आ रही है, 1411, अच्छा इस जगह पे। अब तो आना ही नहीं चाहिए यार, बहुत आ गए, बहुत बार आ चुके हो, अब मत आना बिल्कुल। अब अपन बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि प्रॉप टाइप्स अपना स्ट्रिंग होना चाहिए, और टाइटल के अंदर अपन जो पास कर रहे हैं आई लव यू सौम्या, ये जो है वो स्ट्रिंग ही है। अब मैं अगर ऐसा बोल दूं कि टाइटल के जो प्रॉप टाइप्स है वो क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। मैं ऐसा बोल देता हूँ कि प्रॉप टाइप जो है अपना जो टाइटल के अंदर आ रहा है वो नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे लेकिन एरर आ जाएगी, वार्निंग आ गई ना, फील्ड प्रॉप टाइप आपने गलत दे दिया, इनवैलिड प्रॉप टाइटल बोल रहा है, स्ट्रिंग है सप्लाई टू फंक्शन। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर आना चाहिए, लेकिन आपने स्ट्रिंग को सप्लाई किया है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसी वार्निंग आप वहाँ पे शो हो जाएगी। और इसी तरीके से अपन
दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे कॉमा लगाया और उसके बाद अपन ने जो ए वेरिएबल बनाया था उसको भी अपन दे सकते हैं कि प्रॉप टाइप्स डॉट नंबर। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो उसने नंबर दिया है ना, ए के अंदर 3 है, ए के अंदर 3 है, तो वहाँ पे ए इज नॉट डिफाइंड। अनकोट रेफरेंस एरर बता रहा है, बोल रहा है कि नहीं अब तो ठीक है। वो ये एरर आ रही है कि उसको नंबर चाहिए था और आपने स्ट्रिंग यहाँ पे दे दी, लेकिन बाकी की जो एरर आ रही थी ए इज नॉट डिफाइंड वो अभी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि अपनी ए डिफाइन उसको मिल गया ना, कि प्रॉप टाइप्स के अंदर गया होगा, यहाँ पे गया, ए को अंदर नंबर डाला तो उसको नंबर मिल गया। ये तो हो गया कि प्रॉप टाइप्स को चेक करने का तरीका। यहाँ पे अपन स्ट्रिंग कर देते हैं वापस से। अब एक चीज और होती है इसके अंदर, रिक्वायर्ड। क्या होता है? रिक्वायर्ड, REQ इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें आप चेक कर पाते हैं कि जो भी अपन ने प्रॉप टाइप दिया है, स्ट्रिंग दिया है, वो बोलता है कि ये देना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइटल को Ctrl+X कर लेता हूँ अभी, और यहाँ पर भी टाइटल इस तरीके से हटा देता हूँ। इस वाले पूरे को ही अगर मैं कमेंट आउट कर दूँ तो अभी क्या होगा, अभी देखना आप, एरर आएगी एक, देखो एरर आ गई, इतनी सारी एरर आ गई। सबसे पहले तो प्रॉप, इसको मैं रीलोड करता हूँ। सबसे पहले रीलोड करने के बाद अपने पास एरर आ गई, प्रॉप टाइटल इज मार्क एज रिक्वायर्ड इन फंक्शन बट इट्स वैल्यू इज अनडिफाइंड। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है इसमें कि आपने प्रॉप टाइटल बोला कि रिक्वायर्ड है, मतलब जरूरी है कि आना ही आना चाहिए। अब आप दे रहे हैं कि अनडिफाइंड, मतलब कोई टाइटल ही नहीं दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो उसने क्या किया, वार्निंग दे दी। अब अपन इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो अनकमेंट करते हैं इसको, और यहाँ पे अपन इसको इस जगह पे Ctrl+V करते हैं। तो वापस से अभी देखना वो एरर अपनी चली जाएगी। इसको मैं रीलोड करूँ, वो एरर अपनी जा चुकी है। तो मतलब अभी आपने समझ लिया कि प्रॉप टाइप और जो इज रिक्वायर्ड है वो उसको लगाने से क्या अंतर आता है, वो भी अपन ने समझ लिया। और इसके अंदर डिफॉल्ट प्रॉप टाइप भी अपन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल इतना ही है, डिफॉल्ट प्रॉप टाइप भी अपन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट प्रॉप टाइप दिया गया, यू कैन डिफाइन डिफॉल्ट प्रॉप टाइप फॉर योर प्रॉप्स। अब डिफॉल्ट का मतलब आप समझते होंगे कि डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट सिर्फ इतना है कि अगर आपने जैसे नहीं दे रहा है, जैसे अभी मैंने किया गया था कि उसके अंदर टाइटल के अंदर अपन ने नहीं दिया था, तो उसने क्या किया, वार्निंग दिखा दी, लेकिन अभी नहीं दिखाएगा। अभी क्यों नहीं दिखाएगा मैं बताता हूँ ना, क्यों नहीं दिखाएगा। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिफॉल्ट के नाम पे टाइटल के अंदर स्ट्रेंजर डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीटिंग्स की जगह क्या करेंगे, जो भी अपना नाम है कंपोनेंट का वो FUNCT, ठीक है। तो इस तरीके से अपना बन गया। अब अगर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको चला के दिखा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आगे इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड किया मैंने, तो ये कोई भी एरर नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा लेता हूँ। पहले अपन ने हटाया था तो एरर दिया था, इसके पहले जब अपन ने हटाया तो एरर आया था। अब मैं यहाँ पे इसको हटा दिया, मैंने हटा दिया, लेकिन उसके बाद भी वो एरर नहीं आया। और यहाँ पर भी आप चेंज देखेंगे तो स्ट्रेंजर बाय डिफॉल्ट आ गया। स्ट्रेंजर अपन ने उस जगह पे नहीं दिया प्रॉप्स के अंदर जहाँ से अपन उसको कॉल कर रहे हैं। कॉल अपन कहाँ से कर रहे हैं, कॉल अपन app.jsx से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ने कुछ भी इनपुट नहीं दिया। अपन ने क्या किया कि यहाँ के डिफॉल्ट दे दिया कि डिफॉल्ट प्रॉप्स ये है, मतलब जो डिफॉल्ट इनपुट है वो ए वाला है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंजर भी आ गया और यहाँ पर कोई एरर भी नहीं है। और मैं अगर इसको कमेंट आउट कर दूं, इतने को कमेंट आउट कर दूं, तो अभी जलवे फिर देखना जलवे। अब जलवा रीलोड करता हूं मैं, तो अभी वार्निंग मिल गई, बोल रहा है कि प्रॉप टाइप आपका फेल हो गया, टाइटल आपने रिक्वायर्ड किया है लेकिन वैल्यू अनडिफाइन है उसकी। तो इस तरीके से जो है एरर आती हैं, और एरर कभी कभी आप ऐसी गलती कर जाएंगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि अरे क्यों कर जाएंगे गलती, लेकिन ऐसा जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना किसी चीज़ की लगातार, तो उसमें गलतियां होती रहती हैं। तो ये आज की वीडियो में अपन ने समझ लिया किस तरीके से प्रॉप्स को पास किया जाता है, प्रॉप टाइप क्या होता है। और स्निपेट जरूर डाउनलोड कर लेना, एक्सटेंशन जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ES7 हो गया, PTR हो गई, इन सब अगली वीडियो में अपन देखेंगे कुछ और। जैसे कि इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो है स्टेट एंड लाइफ साइकिल, तो इसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। फिर इवेंट फंक्शन को
फंक्शन इसके अंदर मतलब अगर बनाए हैं आप नया फंक्शन कुछ, अब जैसे ये वाला फंक्शन तो जो है बाई डिफॉल्ट आता है ना जावास्क्रिप्ट उसमें रिएक्ट जेएस में, अपन ने अपने मतलब के लिए कोई फंक्शन बनाया जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस फंक्शन को किस तरीके से कॉल करते हैं वो एक अलग प्रोसेस है, तो उसको भी अपन आने वाले वीडियोज के अंदर समझेंगे। आई होप अब वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।